सो लैंड रिसोर्सेज जो है, लैंड हमें पता है जमीन, यानी उसी पे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, खेती करना है, वॉट एवर यू हैव टू डू विद इट ऑन लैंड ओनली। सो लैंड एक तरह का नेचुरल रिसोर्स है, इस बात में कोई कंफ्यूजन है? हम में से किसी ने आर्टिफिशियली लैंड तो बना ही नहीं है कि नहीं? इट हैज बीन गिवन बाय नेचर ओनली। अभी लैंड सब चीजें सपोर्ट करती है, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सब कुछ लैंड पर होता है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इस वाला ये पाई चार्ट, इसमें ये बताया कि लैंड का क्या मतलब किस तरह का पैटर्न है लैंड में, कहाँ पर कितना है। तो जितना भी लैंड है हमारे पास टोटल, ठीक है, उसमें टोटल जो प्लेन्स है वो 43% है, माउंटेन्स 30% है और प्लेटू 27% है, ठीक है। तो नियरली हाफ है लैंड हमारे पास जो कल्टीवेबल है, ठीक है। India has a land variety under a relief feature, namely mountain, plateau and plains। तीन ही तरह के हो सकते हैं, आइलैंड तो अलग पाए जाते हैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में, उससे उतना नहीं है, बट जितना भी हमारे पास लैंड है उसमें नियरली, वो मैंने पहले ही तुम लोगों को बताया था कि इंडिया में ऑलमोस्ट 43% एरिया है जो अंडर कल्टीवेशन हम यूज कर सकते हैं। मतलब हम वी आर सो लकी कि हमारे पास नियरली 50% लैंड ऐसी जिसमें हम एक्चुअली खेती कर सकते हैं, वरना बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज में ये 5-6% ही होता है, समझ गए? या तो मैक्सिमम एरिया उनका डेजर्ट है, या मैक्सिमम एरिया में वहाँ माउंटेन पाए जाते हैं। बहुत कम एरिया ऐसा है जिसपे वो खेती कर पाते हैं। लाइक इन रशिया में भी ये परसेंटेज काफी लो है, कनाडा में भी ये परसेंटेज बहुत लो है, यूएस में परसेंटेज ज्यादा है, बट उनके यहाँ उनका वीट प्रोडक्शन है भी हाईएस्ट, ठीक है। सो इंडिया में भी काफी अच्छा है, क्योंकि 43% एरिया हमारा प्लेन है, यानी ये वो एरिया है जहाँ पर हम खेती कर सकते हैं, विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ठीक है। माउंटेन्स में 30% है एरिया, जिससे हमारे को रिवर मिलती रहती है, माउंटेन्स में से तो आती है रिवर, ग्लेशियर से मेल्ट होके पानी उधर और फिर उधर से इधर, ठीक है। फिर 25% जो है वो प्लेटू है। प्लेटू इज ऑल्सो बिकॉज प्लेटूज आर रिच इन मिनरल्स, आयरन, कोल, ये सब प्लेटूज में पाया जाता है। तो इतने अच्छे मात्रा में प्लेटू भी है, फॉसिल फ्यूल्स और ये सब भी आसानी से हमको प्लेटूज में मिल जाता है, ठीक है। ओके, तो ये लैंड पैटर्न है, भूलोगे तो नहीं, लैंड पैटर्न आ सकता है करने के लिए, कर सकते हैं, मतलब इसे कर लेना, ठीक है। ये वाला बस इतना सा याद रखना है, बाकी तुम्हें पता ही है कहाँ से क्या होता है। तो माउंटेन्स आर द सोर्स ऑफ रिवर, प्लेन्स इज बेसिकली फॉर द एग्रीकल्चर एंड ये रहने की जगह बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज, कॉलेजेस वगैरह बनाने के लिए, एंड प्लेटूज फॉर द मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। तो यहीं पर ही लिख सकते हो इसको, ऐसे कॉपी में बना लो और फिर यहाँ पे साइड में ही लिख लो किस जगह क्या काम होता है, तो वो बेटर रहेगा रिवाइज करने के लिए, ठीक है। सो जस्ट मेक इट नाउ, साथ ही करते चलो। तो प्लेन्स में लिख लेना क्या, एग्रीकल्चर, ह्यूमन हैबिटेशन, फिर यहाँ पर तीसरा इंडस्ट्रीज, ठीक है। प्लेट्यूज में यहाँ पर मिनरल्स, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट भी होते हैं बहुत सारे प्लेट्यूज के ऊपर, ये आदिवासी वगैरह सब वहीं रहते हैं। माउंटेन, रिवर सोर्स, ठीक है। मैम आपने क्या हुआ मैम, कौन सा माउंटेन है, कौन सा प्लेट्यू है? ये 30, ओके सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है, एरो चेंज कर देती हूँ मैं। मैम प्लेन्स के आपने क्या फीचर्स बताए थे? ये वाला ये है और ये वाला ये है, ठीक है। प्लेन्स का फीचर ये है कि वहाँ एग्रीकल्चर होती है, ह्यूमन का हैबिटेशन होता है, यानी वो लोग रहते हैं, और वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं। तो ये तीन चीजें हम प्लेन्स में करते हैं मेनली। इसके अलावा तुम्हें स्कूल कॉलेजेस वगैरह लिखने हैं तो वो भी तुम लिख सकते हो। ये 27% प्लेटू है, इसमें फॉरेस्ट, मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स, ये सब चीजें इसमें पाई जाती हैं। फिर देन 30% में हमारा ये रिवर सोर्सेज है। मैम आपने ह्यूमन हैबिटेशन के बाद क्या लिखा है? इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, फिर लिखा है स्कूल और कॉलेज प्लेन्स में।
लिख लिया? मैम एक जस्ट 1 मिनट। मैम 1 मिनट। ओके मैम जो 30% के लिए लिखा है वो क्या लिखा है ना, राइट? ये रिवर सोर्स है। अच्छा रिवर। रिवर सोर्स, ये भी समझ नहीं आ रहे होंगे, ये भी चेंज ही कर देती हूँ। हम वो आ रहे थे समझ में। कोई बात नहीं। फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स। मैम एग्रीकल्चर के नीचे क्या था? ये इतना सारा लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर, ह्यूमन हैबिटेशन, इंडस्ट्रीज, स्कूल और कॉलेज। ये वाली पूरी टेबल यहाँ बना दी मैंने, ग्रीन वाली बड़ी वाली। मैम माउंटेन्स में टूरिज्म आ सकता है। या यू कैन राइट इट। तो ये नीला वाला डब्बा ये यहाँ लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, तो हो गया, तो जल्दी करो। लिख लिया। उसके बाद ये लैंड यूटिलाइजेशन में कुछ है नहीं, इसको पढ़ लेना कहाँ कहाँ यूज होता है। तो फॉरेस्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर उसके अलावा जो लैंड कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं होती है उसको बैरन या फिर बंजर, बैरन मतलब बंजर या वेस्ट लैंड बोलते हैं। फिर नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए भी करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, समझ गए। बस इसमें एक दो चीज पढ़ने वाली, वो ये है कि करंट फैलो क्या होती है। फैलो का मतलब जिसमें अभी कुछ खेती वेती नहीं हो रही है, वो वाली लैंड फैलो होती है। तो अगर 1 साल या 1 साल से कम है जिसमें खेती नहीं हो रही है, और ऐसा टाइम 1 साल है, यानी 1 साल से किसी खेत में खेती नहीं हुई है, तो वो होगा करंट फैलो, यानी अभी उसमें कुछ नहीं उगाया जा रहा है। अगर वही वो 1 साल से 5 साल के बीच में ऐसा ड्यूरेशन है, 5 साल तक किसी खेत में खेती नहीं हुई, तो वो भी फैलो लैंड में ही आती है, लेकिन वो पुरानी फैलो हो जाएगी। तो फैलो लैंड मतलब ये है कि 5 साल से अगर किसी लैंड में खेती नहीं हो रही है, तो वो बंजर तो नहीं है, बट फिलहाल यूज नहीं हो रही है, तो वो फैलो हो जाएगी। जिस वाली लैंड में खेती होती ही नहीं है वो बैरन होगी, ऑब्वियसली फर्टाइल नहीं होगी, तभी खेती नहीं हो रही है, तो उसको बंजर जमीन बोलते हैं या वेस्ट लैंड बोलते हैं, समझ गए। तो ऐसी जमीनों पर एडवाइजेबल है इंडस्ट्रीज वगैरह लगाना या कंस्ट्रक्शन का काम करना, ये घर वर बनाना। बट इंडिया में सब काम उल्टा है, जो लैंड बैरन है उसमें कोई कुछ करता ही नहीं है, उसमें इंडस्ट्रीज नहीं लगा रहा है, ठीक है। और जो करंट एग्रीकल्चर की लैंड है उसको डाइवर्ट करके वहां पर ये सब बनाए जा रहे हैं, समझ गए। इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह या रेजिडेंशियल हाउसेज वगैरह। तो एक तरह से लैंड का आपने प्लानिंग बहुत बुरी है, क्योंकि ऐसा लैंड की कमी नहीं है, क्योंकि 50% जो लैंड ऐसी है हमारी जिसमें हम लिटरली खेती कर सकते हैं। तो यानी बची हुई जो लैंड हमारी है उसको हम और चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, बट हम नहीं करते। हम क्या करते हैं उल्टा, हम जैसे मान लो हमारे पास 43% लैंड ऐसी है जो प्लेन्स है, तो उसमें तकरीबन अगर 10% लैंड ऐसी है जो कल्टीवेबल नहीं है, यानी उसमें कुछ उग नहीं सकता है, तो ये 10% अभी भी खाली पड़ी हुई है। नोबडी, क्योंकि वो लैंड में कुछ उगता नहीं है, तो नोबडी इज स्टेइंग देयर, करेक्ट, क्योंकि लोग जनरली वहीं पर ही रहते हैं जहां पर वो काम वाम करते हैं। तो बच गई जो 33% हमारी लैंड है। ये केवल एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, ये एक्चुअली 10% होता नहीं है, बट मैं प्रॉब्लम समझा रही हूँ, प्रॉब्लम क्या है लैंड यूज पैटर्न में। तो प्रॉब्लम ये है कि जो जमीन हमारे को खेती के लिए यूज करनी चाहिए उसमें हम घर बना रहे हैं, और जो जमीन हमारी को फालतू है जिसमें खेती हो ही नहीं सकती है, वहां पर हम इंडस्ट्रीज लगा नहीं रहे, तो दो तरफ नुकसान कर लिया, समझ गए। डबल लॉस हो गया ना हमारा। वरना प्रॉपर यूटिलाइजेशन तो ये होता कि जिस जमीन पे कुछ और नहीं हो सकता वहां इंडस्ट्रीज लगा दो आप, ताकि उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो, और जो जमीन खेती के लिए अच्छी है वहां पर कल्टीवेशन ही करो, ताकि फूड सिक्योरिटी रहे, खाने पीने की दिक्कत ना आए, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, इंडिया में थोड़ा पुअर प्लानिंग है। तो अगर कोई पूछेगा कि क्या दिक्कत है, तो ये सब बोल देना उसमें, ठीक है। लैंड यूज पैटर्न में यही दे देना, द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल एंड टोपोग्राफी, क्लाइमेट, ये वो, यानी जिस जगह की जमीन का आप यूज कर रहे हो उस सब चीज पे डिपेंड करता है वहां का पैटर्न। सिंपल सी बात है, ऑब्वियस है ये, क्योंकि डेक्कन में अगर कॉटन होता है, इसका यही रीजन है ना कि वहां पर कॉटन वाली क्लाइमेट है, कॉटन वाली सॉइल है, कॉटन वाली टोपोग्राफी है, वरना कॉटन कैसे उगेगा वहां पर, है कि नहीं। तो किसी जगह इंडस्ट्रीज लगाई जाती है तो भी रिसोर्स देखा जाता है कि रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, कैसे यहाँ पर मार्केट एस्टेब्लिश होगी, टेक्नोलॉजी
कैपेबिलिटी। तो सारे फैक्टर्स को देखने के बाद में तो डिसाइड करते हैं इस लैंड में क्या उगाएंगे या क्या यूज करेंगे इस लैंड का, करेक्ट। अगर कहीं पर आपने कोई ऐसा प्लांट लगाना है, थर्मल पावर प्लांट, और आसपास पानी का रिसोर्स ही नहीं है, तो उस जमीन पे लगाओगे क्या? तुम्हें पता है कि थर्मल पावर प्लांट में कूलेंट की जरूरत पड़ती है, और वाटर इज द बेस्ट कूलेंट जो इंडिया में लोग यूज करते हैं। तो अगर पानी का सोर्स ही नहीं है तो नहीं लग पाएगा, सिंपल है। तो लैंड का जो यूज होता है वो डिटरमाइन करता है जितनी चीजें सब पे डिपेंड करेगा कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, फिजिकल फैक्टर कैसी है, टोपोग्राफी कैसी है, सॉइल कैसी है, ह्यूमन फैक्टर्स यानी वहां पर काम करने के लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, टेक्नोलॉजी है हमारे पास या नहीं, कुछ भी जो भी याद आए सब लिख देना। ट्रेडिशन तक इंक्लूड कर देना लैंड यूज पैटर्न में, और क्या चाहिए कि पहले लंबे टाइम से क्या होते चले आ रहा है उसी हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। मान लो सब लोग वहाँ पे झिंगा लाला डांस ही करते हो जमीन पर, तो हो सकता है वो ये डिसाइड कर लेंगे हम इसमें डांस ही करेंगे क्योंकि सदियों से यहाँ यही होता आ रहा है, समझ गए। तो सिंपल सी बात है। तो ये इसमें कुछ ऐसा है नहीं नया। मेन तो ये वाला चार्ट है, केवल हम चार्ट पढ़ेंगे, नीचे का नहीं पढ़ेंगे क्योंकि नीचे वही लिखा है जो चार्ट में है, समझ गए। उन्होंने डिटेल में लिख दिया है 1%, 4%, 54%, और चार्ट पढ़ लो वो ज्यादा बेटर है, इसको पढ़ेंगे तो दिमाग हमारा उड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या है ये, अभी जनरल लैंड यूज जो 1960-61 में होता था और अभी जो 2014-15 में हो रहा है, तुम खुद ही चेंज नोटिस कर लो। तो तुम्हें कलर टू कलर मैच करना और बताओ क्या बढ़ा क्या घटा। अरे सब एक एक डब्बे को ले चलो, पहले नीला वाला देखो, नीला वाला नीचे क्या है और ये फॉरेस्ट है, फिर अगले वाले नीले को यहाँ मैच करो, ये वाला नीला ये वाला नीला एक ही कलर है, 23% हो गया। यानी 1960 में जो फॉरेस्ट 18% था वो बढ़ गया, यानी फॉरेस्ट कवर इंडिया में बढ़ा है। तो कोई पागलों की तरह ये मत बोल देना कि फॉरेस्ट कवर तो कम हो गया है इंडिया में, क्योंकि अपने को सोच के ये लगता है ना काउंटर इंट्यूटिव, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है तो फॉरेस्ट तो कम हो गए होंगे, ऐसा नहीं है, फॉरेस्ट बढ़ गया है। और चीजें देखो, ये 18% क्या है, ये बैरन लैंड है यानी अनकल्चरेबल। अनकल्चरेबल का मतलब एक तरह से वो कल्टीवेट नहीं होती। ये 18% थी, अब ये 5.5% ही बची है। इसका मतलब ये है कि वेस्ट लैंड में या तो इंडस्ट्रीज लगाई गई है, कोई नया काम किया गया है, ठीक है। तो अब पकड़ना क्या है, वेस्ट लैंड भी कम हो गई है, अब पकड़ना ये क्या बढ़ा है, क्या बढ़ा है भाई। ये 3% वाली चीज कोई है जो 4.9% हुई है। तो 3% वाली क्या है, करंट फेलो। यानी करंट फेलो मैंने अभी बताया था कि कोई लैंड अगर 5 साल तक कल्टीवेट नहीं होती है तो वो करंट फेलो कैटेगरी में रखी जाती है कि नहीं। सॉरी, फेलो लैंड वो होती है जो 5 साल तक कल्टीवेट नहीं करते तो फेलो बोलते हैं। करंट फेलो वो जो 1 साल से कल्टीवेट नहीं हुई है, करेक्ट। फेलो दो तरह की होती है ना, करंट फेलो, नॉर्मल फेलो। फेलो मतलब वो अभी यूज नहीं हो रही है, अभी वो ऐसे बेकार पड़ी है, बट बंजर नहीं है वो। अगर उसको पेस्टिसाइड और ऐसे फर्टिलाइजर वगैरह दोगे ना तो वो अच्छी लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी, वैसी वाली लैंड है ये। तो फेलो लैंड होती है जो 5 साल तक अगर कल्टीवेट कोई लैंड नहीं होगी तो अब तक उसको फेलो कैटेगरी में रखते हैं। अगर 5 से ज्यादा टाइम तक कल्टीवेट नहीं हो रही है, मान लो तुमने 1 साल जमीन में कुछ नहीं उगाया तो तुम उसे करंट फेलो बोलोगे, फिर तुमने अगले साल भी कुछ नहीं उगा पाए, उसके अगले साल भी कुछ नहीं उगा पाए, अगर 5 साल तक कुछ नहीं उगा पाए तब तक उसे फेलो बोलोगे, अगर 5 से ऊपर हो जाएंगे तो तुम उसे बंजर बोलोगे, समझ गए। अरे समझ रहे हो। तो बैरन और फेलो ऐसे कैटेगराइज करते हैं टाइम के हिसाब से, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो अभी यानी फेलो लैंड हमारी करंट फेलो बढ़ रही है, समझ गए। यानी सॉइल में या फर्टिलिटी में कोई इशू है। और क्या हुआ है, और तो सब एक ही जैसा लग रहा है। ये 6.3 वाली कोई तो चीज थी जो ये कल्चरेबल वेस्टलैंड, इतना डिटेल में मत जाओ। अगला है नेट सोन एरिया, या ये इंपॉर्टेंट है। देखो नेट सोन एरिया क्या होता है, नेट सोन एरिया वो होता है वो टोटल एरिया जिसमें प्रोडक्शन किया जा रहा है, जिसमें बीज बोया गया है, समझ गए। यानी टेक्निकली वो एरिया जिसमें एक्चुअल एग्रीकल्चर कर रहे हैं। हो सकता है कि लैंड हमारी हो 43%, समझ गए। ये बताओ ये जो पूरी 100 है ये कितना है इंडिया का। हम 100%। अरे 43% है ना, ये प्लेन्स की बात चल रही है, ये सब प्लेन्स की कैटेगरी है। तो टोटल 100 में से तो 43% प्लेन थी हमारे पास, ये पूरी प्लेन लिखी हुई है, समझ रहे हो। तो ये 43% जो ये पूरा प्लेन है उसमें से केवल हाफ हम किस में यूज कर पा रहे हैं, नेट सोन एरिया में। तो यानी 43 का बाई 2 कर लो, कितना हुआ, लगभग 23-24, यानी 1/4 लैंड में तो हो रहा प्रोडक्शन। अरे समझ पा रहे हो। यस मैम। हाँ तो बस इतनी बात है। तो नेट सोन एरिया याद रखना है कि नेट सोन एरिया कम हुआ है तो बढ़ना जो चाहिए। ये पाई चार्ट है क्या? ये सिर्फ प्लेन एरिया के यूजेस को स्पेसिफाई कर रहा है। हाँ, केवल प्लेन एरिया के यूज को ही कर रहे हैं, ठीक है।
Yes, ma'am. मैम और परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड वाला इतना डिटेल में नहीं जाना है, लेट मी जस्ट चेक। यहाँ पे मेरे को ये चेक करना है कि टोटल जोग्राफिकल एरिया इज 3.27 स्क्वायर किलोमीटर, लैंड यूज डेटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया नॉर्थ सब मेरा जम्मू एंड कश्मीर। यार उन्होंने ऐसा क्लियर लिखा नहीं है, बट आई थिंक और क्या पॉसिबल है, ग्लेशियर वगैरह थोड़ी ना आ जाएगा इसमें, केवल ये लैंड यूज ही दे रहे हैं ना, यानी जो एरिया हम लैंड में यूज कर रहे हैं उसी को तो ये बता रहे हैं कि कौन सी करंट फैलो है, कितना नेट सोन है, वरना ये रिवर और ग्लेशियर और बाकी चीजें भी देते हैं। चेक करके मैं बताऊंगी, फिलहाल के लिए जो प्लेन्स है ना, केवल प्लेन्स का ही क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, तो उस पूरे जो जितना प्लेन पूरा एरिया है हमारे पास, उसमें से भी हम पूरा यूज नहीं करते एग्रीकल्चर के लिए, बहुत सारी चीजें करते हैं, समझ गए उसमें। तो उसमें ये नीला वाला डब्बा जो है वो सबसे ज्यादा तो यूज होता है, और उसके अलावा नेट सोन एरिया जो है हमारा ये वाला, ये मेहंदी कलर वाला, ये नेट सोन एरिया है। तो अभी तुमसे बस ये पूछेंगे कि तुम मुझे ये बताओ कि ये आजादी के बाद से क्या चेंज आया लैंड यूज पैटर्न में, तो तुमको ये दोनों चार्ट बना देना, ये 2-4% वाले याद नहीं रखने, मेजर याद रखना है, ठीक है। तो तुमको ये याद रखना है कि ये 46% था नेट सोन एरिया, अभी वो चेंज होकर के नियरली 45% हो गया है। सो इन दैट केस हमारा बताओ नेट सोन एरिया आजादी के इतने लंबे टाइम में बढ़ना चाहिए था या कम होना चाहिए था, हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है तो बढ़ना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं, हमारा नेट सोन एरिया 1% से कम ही हो गया है, ठीक है, बल्कि पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई है। सो द ओनली थिंग दैट वी कैन डू राइट नाउ इज एग्जांपल याद करो 9th वाला पालमपुर वाला, जब लैंड फिक्स्ड होती है तो हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है, करेक्ट, ताकि उतनी जमीन में हम ज्यादा चीजें पैदा करें। सो हमें लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, और उसके लिए हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह चाहिए, हार्वेस्टर, थ्रेशर, अच्छे बीज, अच्छा पानी, इरिगेशन, समझ पा रहे हो। तो इस तरह से इस आंसर को लिखना है, ठीक है, और उसके अंदर ऐसे डिटेल में नहीं जाना है अब कि कितना है, कहाँ है कहाँ नहीं है, केवल ये चार्ट करो और फिर बस हो गया, कर लोगे ना। यस ठीक है, यस मैम उसके अलावा अगर स्कूल में कुछ और करते हैं तो मुझे बताना, वैसे इसमें आता नहीं है, अगर वो कुछ कराएंगे तो मैं भले ही इसको बाद में करा दूंगी, वरना ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा इतना तुम लोगों को। मैम ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट, ओके मैम। ठीक है। तो क्योंकि मेन हम मेन अभी जो चीजें बच्चों होती से हैं, जैसे तुम्हें लैंड यूज पैटर्न पे लिखना होगा ना, तो तुम ऐसे 4-5 पॉइंट लिख सकते हो कि फॉरेस्ट कवर इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड बट द नेट सोन एरिया हैज डिक्रीज्ड, परसेंटेज याद रहेगा, ऑलमोस्ट लिख देना। उसके बाद बोलना कि कल्चर वेस्ट लैंड जो है वो कम हुई है, बट एट द सेम टाइम हमारी करंट फैलो लैंड बढ़ी है, यानी सब कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, कि फॉरेस्ट कवर बढ़ा दिया लेकिन नेट सोन एरिया कम है, और एट द सेम टाइम हमारी वेस्टलैंड कम हुई है लेकिन फैलो बढ़ गई है, समझ रहे हो ना फंडा। तो इस तरह की ये एनालिसिस का पार्ट है, जैसे इंग्लिश में करना है ना एनालिटिकल पैराग्राफ, वैसे ही इनके परसेंटेज याद भी खुद ही करना है और इन पे एनालिटिकल पैराग्राफ भी खुद ही लिखना है, तुम लोगों को लिख लोगे। हमें सारी परसेंटेजेस याद करनी पड़ेगी। ना ना ना, जो मैंने 3-4 बताई बस वो, ये फॉरेस्ट वाली कर लो, पास्चर वाली चलो एक एक्स्ट्रा कर लो, तो पास्चर कम हुए हैं तो कम वाली 2 कर लो, ज्यादा वाली 2 कर लो, ठीक है। तो कम वाली में ये वाली हो गई है, एक तो हमारा नेट सोन एरिया हो गया कम वाले में, और दूसरा हमारा कल्चरेबल वेस्टलैंड मतलब ये बैरन लैंड हो गया, कल्चरेबल तो अलग है, बैरन और अनकल्चरेबल वेस्टलैंड, ये दोनों वेस्ट ही लैंड है, इनके अंदर का डिफरेंस मत जानो। बैरन लैंड ये याद रखोगे, बैरन और अनकल्चरेबल वेस्टलैंड, ये वाली जो लैंड है ये कम हुई है, तो 4 हो गए। फॉरेस्ट बड़ा है, परमानेंट पास्चर्स जो हैं वो कम हुए हैं, उसके अलावा नेट सोन एरिया कम हुआ है, बैरन जो लैंड है वो कम हुई है, और बढ़ा क्या है, कुछ और बढ़ा है। मैम फैलो लैंड 0.1% से बढ़ा है। रहने ही दो फिर, अब ये 4 कर लिए बहुत है। अगर फॉरेस्ट कर लिया है जो कि मेजर पोर्शन है, फिर नेट सोन एरिया सबसे बड़ा, तो यही चीज है, इसको ये नहीं कि बाकी याद कर लिया और उसको भूल गए। नेट सोन एरिया मतलब एक्चुअली इसी में कल्टीवेशन हो रहा है, तो नेट सोन एरिया, फॉरेस्ट कवर, बैरन लैंड और पास्चर, इनको याद कर लो। अगर कोई भाई पूरा याद कर सकता है तो वो कर लो, अच्छी बात है, ठीक है, बट ये मतलब मैं ये तो तुम्हारी मेमोरी कैपेसिटी पे है,
तो जब तुम बोर्ड देने जाना तो उसके एक दिन पहले इसको रट लेना, रट पाना तो क्योंकि इसमें से आ जाता है, समझ गया, लैंड डिग्रेडेशन पे। वैसे मैम तो ज्यादातर बाकी सारे को सम करके एक अदर यूजेस करके लिखते हैं। करेक्ट, अदर बाकी सारे को बचा है उसको अदर यूजेस में लिख देना। वैसे ये क्वेश्चन जनरली इसके साथ या सॉइल के साथ एड अप होके आता है, तो हाफ हाफ 3-3 हो जाता है, तो इतना दिक्कत नहीं है, कर ले जाओगे। पूरा इस पे इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, पीछे जरूर दिया हुआ है आई थिंक एनसीईआरटी में लैंड यूज का क्वेश्चन। ठीक है, सो लैंड डिग्रेडेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब लैंड डिग्रेडेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन के बारे में तुम लोगों को सब पता है कि लैंड डिग्रेडेशन कैसे हो रही है, बताओ, सोच समझ के बताओ कैसे हो रही है। ये वाला चार्ट तुम लोगों को ये घर पे जाके बनाना है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने एक्स्ट्रा बनाया है। लैंड डिग्रेडेशन का फ्लो चार्ट मैं यहाँ बना दूंगी, समझ गए। टॉपिक बाय टॉपिक फ्लो चार्ट बन रहे हैं, तो ये तुमने घर से बनाना है, और इसके पिछले वाला बनवा दिया है मैंने, लेकिन ये तुमने घर से बनाना है अपने हिसाब से, और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से तुम ये बनाओगे, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि तुम कितना याद कर पाओगे इसमें, समझ गए। तो जितने तुम याद कर पाओ 4 to 6 to 8 वो अपने हिसाब से बना लेना, और बार बार फिर उसी को ही करना, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन। तो तुम लोग बताओगे लैंड डिग्रेडेशन में क्या जानते हो, लैंड डिग्रेडेशन वेदरिंग ऑफ टॉप सॉइल ड्यू टू वेदरिंग बाय डिफॉरेस्टेशन अदर मींस। करेक्ट, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन का इन अ वे मतलब है कि लैंड की क्वालिटी खराब हो रही है, तभी तो वो फैलो में जा रही होगी, है कि नहीं, तभी उसमें कुछ उग नहीं पा रहा है। तो लैंड डिग्रेडेशन इज नथिंग बट दी डिक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, ठीक है, पॉल्यूट हो रही है लैंड, ठीक है। सो वी हैव शेयर्ड अवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड वी विल हैव टू डू विद द फ्यूचर। पता है हमें सस्टेन करना है, तो हमें अभी भी यूज करना पड़ेगा और फ्यूचर जनरेशन के लिए बचानी भी पड़ेगी। 90% ये याद रखना है, 95% जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, शेल्टर की, क्लोथिंग की, फूड की, वो लैंड से आती हैं। यानी तुम जितनी भी चीजें यूज करते हो उसमें 95% आइटम कहाँ से आ रहा है तुम्हारा, लैंड से, जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है। तो उसको डिग्रेड होने से हमको बचाना है। तो शुरुआत यहाँ से करनी है इस क्वेश्चन की। इफ समबडी आस्क कि राइट अ पैराग्राफ ऑन द हाउ द लैंड इज बीइंग डिग्रेडेड इन इंडिया, जो कि फेवरेट क्वेश्चन है ऐसे बोर्ड वालों का, एंड suggest some measures for the conservation of the land. So you will start it that 95% of our resources they come from the land only, and land is a natural resource. We have to use it sustainably so that we can save it for future generations as well. ठीक है, इतना लिख लोगे, ये यहाँ से तुमको ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद बाकी जो नीचे की चीजें उसमें मैं अभी बनवाती हूँ। मैम रिजॉइनिंग है ना मिनट। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। जैसे अब इसमें बोलेंगे लैंड में तुम कौन कौन सी एक्टिविटी करते हो, तुम्हें सब पता है कि तुम क्या करते हो। घर बनाने, लगभग सब कुछ ही हमारा लैंड पे कंस्ट्रक्शन, सब होता कुछ है। हम लैंड पर करते हैं। तो जो चीजें तुम लैंड पे करते हो खराब भी वही चीजें कर रही हैं लैंड को, समझ गए। तो बोलेंगे कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज से खराब हो रही है लैंड। बोलोगे सबसे पहले माइनिंग और क्वेरिंग। माइनिंग और क्वेरिंग, माइनिंग ही होता है, क्वेरिंग इज अ टाइप ऑफ माइनिंग। क्वेरिंग में ऐसे स्पेस से खोद खोद के मिनरल्स को बाहर निकालते हैं, उससे ज्यादा लैंड पोल्यूट होती है, क्योंकि जब मिनरल्स आसपास फैल जाते हैं तो आसपास की वो मेटल की वजह से और खराब कर देते हैं जमीन को, समझ गए। तो क्वेरिंग कोई नया टर्म नहीं है, क्वेरिंग इज माइनिंग ओनली, ठीक है। तो पहली चीज तो माइनिंग और क्वेरिंग की वजह से लैंड खराब हो रही है, दूसरा ओवर ग्रेजिंग की वजह से हो रही है, और तीसरा है डिफॉरेस्टेशन, ऑल टाइम फेवरेट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। बोलोगे डिफॉरेस्टेशन से कैसे हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन से बेटा ऐसे हो रहा है कि अभी वो वाले उसमें मत जाना कि ये सोचोगे कि मैम फॉरेस्ट कवर बड़ा है तो डिफॉरेस्टेशन कैसे हो रहा है, बहुत टेक्निकल है ये, डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन ये समझो दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। हमारा फॉरेस्ट कवर हल्का बड़ा है, बट हमारा जो ऑलरेडी फॉरेस्ट कवर है उसको डिग्रेड कर रहे हैं लोग, समझ रहे हो। फॉरेस्ट दो तरह के होते हैं, एक फुल फॉरेस्ट होते हैं, एक हल्के फॉरेस्ट होते हैं। तो अभी इंडिया में थोड़ा वो लोग कुछ लोचा करते हैं कि जो नॉर्मल ट्रीज लगे होते हैं उसको भी वो फॉरेस्ट में काउंट कर लेते हैं, इसलिए फॉरेस्ट कवर बढ़ के आ रहा है। एक्चुअल फॉरेस्ट जो घना वाला होता है वो कम हो रहा है, ये समझो बस, ठीक है। तो वो फॉरेस्ट क्या होता है कि फॉरेस्ट में जो पेड़ होते हैं ना वो मिट्टी की जड़ों को बांध के रखते हैं, प्लस न्यूट्रिएंट्स ताकि बंधे रहते हैं और सॉइल डिग्रेड नहीं होती है। बट जैसे ही सॉइल को आप खुला छोड़ते हैं, यानी पेड़ वगैरह कट जाते हैं, तो उतना मिट्टी बंध के नहीं रहती है और इरोजन बहुत जल्दी होने लगता है। तो डिफॉरेस्टेशन बहुत ही कॉमन कॉज है सॉइल इरोजन का, एवरीबॉडी नोज इट, रटा हुआ तो है ही, अगर समझ में कभी नहीं आया है तो इतना तो पता ही है कि डिफॉरेस्टेशन से होती है। तो एक ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग क्या,